नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक कहते हैं थ्रिलर, और आजकल जो टाइम है वो है जुडिशियल थ्रिलर का। और आपने कल देखा कि कैसे साहब जुडिशियल थ्रिलर हुआ कि अचानक जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ की गुजरात हाई कोर्ट से जमानत रिजेक्ट होती है, और उस रिजेक्शन के तुरंत बाद उनको सरेंडर करने का गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ से थ्रिल शुरू होता है, और वो थ्रिल जाता है सबसे पहले साहब हमारे जो बड़े माई लॉर्ड हैं, जिनको कल हमने उपदेश दिया था, आज आपने देखा होगा, हमने उनको बताया था कि भाई कुछ यूएस सुप्रीम कोर्ट से सीखो। लेकिन उन्होंने कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट हमको क्या सिखाएगा, हम यूएस सुप्रीम कोर्ट को सिखाएंगे। और उन्होंने तुरंत जैसे ही तीस्ता सीतलवाड़ के जो वकील साहब हैं, उन्होंने रजिस्ट्री से रिक्वेस्ट की, देखिए जिस दिन छुट्टी होती है या वेकेशन बेंच होती है, वो जब सब कुछ होता है तो उस समय प्रोसीजर ये होता है कि भाई रजिस्ट्री से स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है। सो रजिस्ट्री वाज रिक्वेस्टेड। तो रजिस्ट्री भी साहब देखिए कि क्या बड़े वकीलों का रजिस्ट्री में भी बड़ा रसूख होता है। तो रजिस्ट्री ने तुरंत बड़े माई लॉर्ड को कांटेक्ट किया। बड़े माई लॉर्ड को कांटेक्ट करते ही बड़े माई लॉर्ड तुरंत खड़े हो गए कि अच्छा तीस्ता जी उनको सरेंडर करना पड़ेगा, ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल बेंच गठित कर दी शाम के 6 बजे के लिए साहब। तो 6 बजे के लिए वो जो स्पेशल बेंच थी उसमें 2 जस्टिस थे, एएस ओका और प्रशांत कुमार मिश्रा। और जस्टिस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच उन्होंने गठित की बड़े माई लॉर्ड ने ये सोच के कि साहब ये इनको जो है वो अरेस्ट होने से, सरेंडर करने से तो बचा ही लेंगे। तो उन्होंने मामला कर दिया गड़बड़। गड़बड़ ये कर दिया कि भाई जस्टिस ओका जो कह रहे थे कि हाँ तुरंत बेल दे देते, इंटरिम बेल देने में क्या परेशानी है भाई, है हम तो इंटरिम बेल बड़े बड़े क्रिमिनल्स को देते हैं, मनीष कश्यप को नहीं देते हैं और नूपुर शर्मा को उपदेश देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वैसे तो हम बड़े बड़े क्रिमिनल्स को दे ही देते, तो दे देते। प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो थे, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, वो अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई ऐसा केस नहीं है जो इतनी अर्जेंसी दिखाई जाए, और जो काम हम जो हैं वो सामान्य जनता के साथ करते हैं उसी प्रकार इसको भी ट्रीट करना चाहिए। वो भूल गए कि भाई ऑफिस और पावर दो अलग अलग चीज होती है। आपको ध्यान है ना कश्मीर फाइल्स का वो डायलॉग कि सरकार उनकी हो तो क्या हो, सिस्टम तो हमारा है। तो उन्होंने चूंकि 1-1 हो गया डिवीजन बेंच में, तो उसको रेफर कर दिया गया बड़े माई लॉर्ड को, और बड़े माई लॉर्ड को दोबारा रेफर किया गया। उन्होंने 9:15 बजे की बेंच बना दी। अरे आपने देखा होगा पहले भी याकूब मेमन को, अफजल गुरु को रात के 2-2 बजे तक की हियरिंग की गई है। हालांकि उन हियरिंग में उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, लेकिन यहाँ तो साहब ये पहला इतिहास में ये केस है कि किसी भी क्रिमिनल के लिए एक ही दिन में 2 बार स्पेशल बेंच गठित की गई है, छुट्टी के दिन। हाँ जी, कल शनिवार था, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। वेकेशन बेंच में यदि केस लगवाना है ना तो एक पापड़ बेलने पड़ते हैं तरह तरह के। बहुत सारा कोई स्पेशल केस होता है, कोई स्पेशल रीजन होता है, तभी वेकेशन बेंच में केस लगता है। यहाँ तो बेंच ही बन गई दो दो भाइयों, और बेंच बनने के बाद में जो वहां पर आर्ग्यूमेंट हुए वो तो और भी सुनने वाले थे। खैर, अब इसका हम पीछे से थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड, इसकी जो पृष्ठभूमि जांचते हैं। ये जो पूरा का पूरा गुजरात का केस हुआ है ना, उसमें आपको याद दिला दें पहले क्या हुआ था। एक इसमें 2 बड़े केस थे, एक ये गुलबर्गा सोसाइटी वाला जिसमें एहसान जाफरी मारे गए थे, और एक बेस्ट बेकरी वाला केस हुआ था। उस बेस्ट बेकरी वाला केस भी था, उसमें भी ये तीस्ता से तलवार शामिल थी। उसमें एक जाहिरा शेख जो लड़की थी, उससे पहले झूठे बयान दिलवाए गए। बाद में जब उसने बयान अपने बदल दिए, उसने कहा कि मुझसे झूठे बयान दिलवाए दिए, तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने उस जाहिरा शेख को कंटेम्प्ट में सजा दे दी थी। बेस्ट बेकरी वाला केस गूगल करके देख लीजिए, बेस्ट बेकरी वाले केस में क्या हुआ था। यानी कि
जो कंप्लेनेंट है वो यदि साहब लोगों की मर्जी के खिलाफ अपने बयान बदल दे तो तीस्ता से तलवार उसको भी सजा दिलवा सकती थी। लेकिन ये मामला जब आप ये देखिए कि हर तरफ से जो एसआईटी गठित हुई थी, आपको पता है एसआईटी गठित करवाई गई थी। लास्ट डे एसआईटी कैसे गठित हुई थी? जस्टिस अरिजीत वसायत ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन वो एसआईटी गठित कर दी थी। नॉर्मली रिटायरमेंट वाले दिन कोई काम नहीं करते हैं, केवल रेफरेंस होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने गठित कर दी थी। और एक और दूसरे जज हुआ करते थे साहब आफ्ताब आलम, तीस्ता जी तो उनके यहाँ जाके आफ्ताब आलम के यहाँ अपने हिसाब से जैसा चाहती थी वैसे ऑर्डर ले आती थी। और उसके बाद जब आपको याद होगा राम जेठमलानी ने जब इसका एक स्पेशल रेफरेंस किया चीफ जस्टिस के पास में और ये बात खुल गई तो आफ्ताब आलम से सारे केस हटा लिए गए। हटा क्या लिए गए? उनके रिटायरमेंट तक वो पेंडिंग पड़े रहे। और उसके बाद उन पर जब आफ्ताब आलम रिटायर हो गए तब जाके उनके ऊपर सुनवाई हुई। उसमें ये हमारे अमित शाह जी को जेल भेजने वाला मामला भी शामिल है। खैर वो तो था आपका उस समय के जो एसआईटी वाला मामला था और जो सब कुछ हुआ। खैर लेकिन उसमें भी एक ईमानदार पुलिस अफसर आ गया तो उसने नरेंद्र मोदी को कम से कम उसने आरोपी नहीं बनाया। वही याद है केस आपको? तो नरेंद्र मोदी के उस समय 9 घंटे तक उनका इंटरोगेशन हुआ था और वो खुशी खुशी गए थे और इंटरोगेशन कराया था। उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करना हो तो आज की जो दिनचर्या है या जो आज के हमारे जो ममता बनर्जी और दूसरे जो हमारे राजनेता हैं उनका व्यवहार देख लें, उससे तुलना कर लें। फिर ये केस आता है हमारा इनका एहसान जाफरी वाला। एसआईटी ने जो भी उसमें किया वो उसने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। अब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के बाद में उस पे जो है ये जकिया जाफरी जो उनकी बेगम है वो इन्हीं तीस्ता से तलवार के द्वारा एग ऑन कर करके और बार बार वो भेजी जाती रही। इन्होंने झूठे एफिडेविट बनवाए लोगों से, एक जिसको हम कहते हैं एक प्रिंटेड कंप्यूटर जनरेटेड निकाल के बयान इत्यादि एफिडेविट इत्यादि बनवा के उस पर साइन इत्यादि कर लिए। बाद में वो पकड़े गए, बताया गया कि सब झूठे हैं। तो ये जब केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया, ये लगभग 1 वर्ष पहले, तो उस समय जस्टिस खानविलकर की एक बेंच थी और 3 जजेस की बेंच थी। जस्टिस खानविलकर की बेंच ने न केवल उस केस को डिसमिस किया, उसमें 3 लोगों को यानी तीस्ता सेतलवाड़, संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार, इन 3 लोगों को कहा कि इन 3 लोगों का इसमें अत्यंत संदिग्ध चरित्र रहा है और इन्होंने जबरदस्ती इस पूरे नैरेटिव को कंटिन्यू करने के लिए, निरंतर रखने के लिए कार्य किया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। सो दे आर डूइंग दिस टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए कार्यवाही की जाए झूठे एफिडेविट इत्यादि करने के लिए। तो इन तीनों के विरुद्ध केस दर्ज होकर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तीस्ता तो स्पेशल है। वैसे वो ये कहना पड़ेगा कि पहली बार इतिहास में हमारे हरी भाई चिमनलाल सेतलवाड़ की पोती और एमसी सेतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की बिटिया वो जेल गई और जेल में लगभग 3 महीने रही और 3 महीने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी। अब इंटरिम बेल दे दी, उसके जब 6-7 महीने के बाद ये रेगुलर बेल का केस आया है, रेगुलर बेल पे जब रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद का आप ये सारा वृत्तांत देख रहे हैं। प्रश्न जो गंभीर है वो ये है कि क्या न्याय व्यवस्था कुछ लोगों की रखैल है? ये शब्द जो है ये अत्यंत आपत्तिजनक हो सकता है और इसलिए मैं माननीय न्यायाधिपति महोदयों से और माननीय उच्चतम न्यायालय से आरंभ से ही क्षमा याचना कर लेता हूं। लेकिन यह प्रश्न तो उठता है
और ये प्रश्न इसलिए उठता है कि मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत में जो इस प्रकार से विशेष छूट पा सकता है। हमें मनीष कश्यप का ध्यान रखना चाहिए। मनीष कश्यप को एनएसए में बंद कर दिया गया, किस लिए? कि उसने एक वीडियो चलाया। ये एनएसए का मामला होता है क्या? और हमारे बड़े माई लॉर्ड्स के सामने जो मैटर आया था, जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा चैंपियन बताते हैं, उन्होंने उसको यूं ही डिसमिस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसका कंडक्ट अच्छा नहीं है। तीस्ता सेतलवाड़ का कंडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन साहब तीस्ता सेतलवाड़ है, उनके लागे सीतलवाड़ लगा हुआ है, उन्होंने मुस्लिम से शादी की है। भाई ये तो एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। पूरा का पूरा जो है विश्व का जो लेफ्ट है वो उनके पीछे खड़ा हुआ है। और उसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत सारे लोग हैं आज भी जो उसके पीछे खड़े हुए हैं, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि साहब कि नरेंद्र मोदी मे बी इन ऑफिस बट इज ही ऑल्सो इन पावर? प्रश्न पूछने योग्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।